नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभद्र टिप्पणी पर सिर्फ बिहार की महिलाएं ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं और सभ्य समाज भौचक्का रह गया है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है जेडीयू के सहयोगी पार्टी का सेक्स एजुकेशन का कुतर्क। इंडी गठबंधन की महिला नेत्रियों की चुप्पी महिलाओं की गरिमा, अस्मिता, संवेदनशीलता पर इनकी सोच और रवैये पर सवाल खड़ा करता है। चौतरफा हो रही निंदा और इस सोच के पीछे के कारणों पर होगी चर्चा। साथ ही दिखाएंगे कैसा है चुनावी राज्यों का राजनीतिक तापमान, होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। महिलाओं को लेकर बिहार विधानसभा में हुई आपत्तिजनक बयानबाजी पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार। कहा, विपक्षी गठबंधन की मानसिकता दिखाता है ये बयान। मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए नीतीश पर साधा निशाना। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने को कहा। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में धुआंधार रैलियां, मुरैना, गुना और दमोह में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर बीजेपी सरकार ने गरीबों को दिया उनका हक। डबल इंजन सरकार के काम को सराहा। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार, सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस समेत अन्य दलों की भी जनसभाएं और रोड शो। जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवगठित NCOL के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किया लॉन्च। सरकार की पहल से जैविक उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच। उच्चतम न्यायालय के बाद अब NGT ने भी पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार। पराली को माना प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह। दमघोटू हवा की वजह से दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा। तैंतीसवें दिन में पहुंचा इजराइल हमास टकराव। इजरायली सेना गाजा सिटी के मध्य तक पहुंची। कार्रवाई में हमास के कई आतंकी ढेर। G7 के विदेश मंत्रियों ने हमास के खिलाफ इजराइल को दिया समर्थन। गाजा में की मानवीय विराम की अपील। और खेल की खबरों में भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ICC की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में बने नंबर 1 बल्लेबाज। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को छोड़ा पीछे। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज नंबर 1। चुनाव के इस 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री ने आज चुनाव प्रचार में पहुंचे मध्य प्रदेश। साथ ही उन्होंने इस चुनाव प्रचार में भी महिलाओं के हकों को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद किया और साथ ही साथ बिना नाम लिए उन्होंने नीतीश कुमार के अभद्र टिप्पणी को लेकर भी अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में मुरैना, गुना और दमोह में जनसभा की। जनता के बीच उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की सराहना की। पुरुष हो या स्त्री हो, लोग यही कहते हैं MP के मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में मुरैना, गुना और दमोह में जनसभा की।
जनता के बीच उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की सराहना की। पुरुष हो या स्त्री हो, लोग यही कहते हैं, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मुरैना की रैली में उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। भाजपा तेज विकास की गारंटी है। कांग्रेस को अगर गलती से भी अवसर मिल गया तो वो मोदी के काम में ही रुकावटें पैदा करेंगे। वो मुझे आपके लिए काम करने से रोकने में ही वो अपनी ऊर्जा खपा देंगे। कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी उन्होंने दमोह की रैली में कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलम यह है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो या पार्टी का अध्यक्ष, चलते सभी रिमोट से ही हैं। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह ही विपक्षी इसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश में है और ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस को हमेशा से लूटने की ही आदत रही है। उन्होंने कांग्रेस को झूठे वादे करने वाली पार्टी भी करार दिया। इसलिए कांग्रेस के विकास मॉडल को उन्होंने लापता मॉडल करार दिया। अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। दमोह की जनसभा में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। चाहे विपक्षी कितनी भी साजिश कर लें, उन्हें अब गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के पैसों को लूटने की आजादी किसी भी कीमत पर वे नहीं देंगे। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान को भी प्रधानमंत्री ने गुना की जनसभा में आड़े हाथों लिया और विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर हैरानी जताई। दीपक जैन, नीरज सिंह और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज 96वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पृथ्वीराज रोड पर स्थित लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर पहुंचे उन्हें जन्मदिन की बधाई देने। हम जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक ट्वीट कर उन्हें बधाई भी दी थी। और ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, पृथ्वीराज रोड पर लालकृष्ण आडवाणी के निवास स्थान की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। और हम देखते हैं कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए उनके घर उनको बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। और सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी थी। पीएम ने लालकृष्ण आडवाणी की लंबी उम्र की कामना की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आडवाणी जी ईमानदार और समर्पण के प्रतीक हैं। उनके महान योगदान की बदौलत हमारा देश मजबूत बना है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व से राष्ट्र की उन्नति और एकता आगे बढ़ी है।
उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को हमेशा प्रेरित करते हैं। और इस मौके पर हमने देखा कि सुबह से ही प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी देर पहले लालकृष्ण आडवाणी के निवास स्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से उस यात्रा में, शुरुआती यात्रा में 2 सांसदों से लेकर आज जब सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल पूरे करने जा रही है, ऐसे समय में जो नींव रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो लालकृष्ण आडवाणी ने अपने उन आदर्शों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक नई पार्टी के तौर पर भारतीय राजनीति में शुरुआत की थी। और आज हम देखते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस पूरे एक तरह से नई पार्टी के साथ एक नए आदर्शों के साथ उस पार्टी को आगे बढ़ाया है, उसमें एक बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया। भारतीय राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिसमें लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से नई दिशा और नए कदम उठाए, जिसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है। उन्हें याद किया जाता है भारतीय राजनीति में कई ऐसे मौकों पर जब लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे कदम उठाए जो शायद राजनीतिक पार्टियां उठाने से हिचकती थीं। तो ये तमाम वो दृश्य थे जो आप देख रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी के निवास स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने। एक बार फिर लौटते हैं चुनावी राज्यों की खबरों पर। 5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने थामी है कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचार, तो वहीं कांग्रेस के नेता कमलनाथ, भूपेश बघेल सहित प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार में कोई प्रभु राम के आदर्शों को कर रहा है याद, तो कहीं आदिवासियों को अंग्रेजी सीखने की दे रहे हैं सलाह। जनता के मूड को भांपने और उनको अपने पाले में करने की जुगत में आइए देखते हैं कैसा रहा 4 राज्यों में बुधवार का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में जनसभा के दौरान लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कौरव स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सांवेर और खातेंगा में चुनावी रैलियां की। प्रियंका वाड्रा ने लोगों को श्री राम के आदर्शों की याद दिलाई और कहा कि जब नेता का चुनाव किया जाए तो उसमें हमेशा प्रभु श्री राम के आदर्शों को ढूंढना चाहिए। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना और निवाड़ी में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली, इसलिए वो पहले ही धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए। उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश की आज की हालात देखते हुए मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। उधर खंडवा के
मंधाता में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रोड शो किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा स्थित सूरजपुर गांव पहुंचकर आदिवासियों से मुलाकात की। उधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रायपुर के झाबुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी आप भाजपा के प्रति अपने अटूट विश्वास को एक बार फिर दोहराएंगे और इस बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाएंगे। हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जात ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? जाहिर है जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तेलंगाना में भी लगभग सभी प्रमुख दलों ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीआरएस ने कांग्रेस पर तेलंगाना का अविभाजित आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंध्र में जबरदस्ती विलय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए केसीआर ने कहा कि उसने 2004 में तेलंगाना के गठन के वादे पर बीआरएस, तब की टीआरएस जो थी, के साथ गठबंधन किया था। तेलंगाना में एआईएमआईएम के नेता भी अब घर घर जा रहे हैं प्रचार के लिए। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक बार फिर गहलोत सरकार को घेरा। कांग्रेस की 7 गारंटी के वायदे पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो कभी भी पूरा नहीं किया। वहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम चला रहे सचिन पायलट ने गहलोत सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राजस्थान में हमने एफआईआर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेताओं के बुधवार को भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को डूबता हुआ जहाज करार दिया। कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले में किया है? क्या होता? पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको? भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं। राजस्थान में हम लोगों ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। मतलब हम छुपा नहीं रहे हैं किसी बात को। अगर कुछ दुर्घटना होती है या शोषण कहीं होता है, महिलाओं से अत्याचार होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन हम लोग ले रहे हैं। राजस्थान में जहां जहां ऐसा हुआ है तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने करी है। कई जगहों पे लोग छुपाते हैं आंकड़े कम दिखाने के लिए, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती हैं, पुलिस मामले को दबा देती है। यूपी में कई बार हमने देखा है, लेकिन राजस्थान में सच्चाई सामने आ रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। ये इस बात का इनको इंगित करता है, इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। और उस डूबते हुए जहाज में से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उधर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, लेकिन अब समय है कि भारत जैविक उत्पाद को देश दुनिया तक पहुंचाए। देश में जैविक खेती के दायरे को 50% तक ले जाने और जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के मकसद के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का गठन किया। जरूरत है इस दिशा में। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड किसानों को मदद करेगी। ये संस्था किसानों के उत्पाद को खरीदने से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग, भंडारण, वितरण आदि में मदद करेगी। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCOL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर भी जारी किया। साथ ही उन्होंने 5 सहकारी समितियों को NCOL सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिए। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पादों को जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिसंबर तक ऐसे 20 उत्पाद जारी होंगे। जैविक उत्पादों के मामले में भारत का ऑर्गेनिक बाजार दुनिया में आने वाले वर्षों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभरने के लिए तैयार खड़ा है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पाद जारी किए। 6 जैविक उत्पाद अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल होंगे। मदर डेयरी के सफल आउटलेट और ऑनलाइन मंच के जरिए इनकी बिक्री की जाएगी। भारत ऑर्गेनिक्स न केवल भारत, आने वाले दिनों में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव की ताकत भी मालूम है, मुझे हमारे किसान की ताकत भी मालूम है। 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। दिसंबर 23 तक 20 उत्पादों को हम लॉन्च करेंगे और ये 20 चीजों को उत्पादन करने वाले, इसकी खेती करने वाले ऑर्गेनिक किसानों को इसकी फायदा मिलने की शुरुआत होगी। भारत ब्रांड के साथ उनका ये प्रोडक्ट अभी तो भारत में, बाद में विश्व भर के घरों में पहुंचेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत आज सरप्लस अनाज का उत्पादन कर रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाएं और ऐसा जैविक खेती की तरफ आगे बढ़कर ही किया जा सकता है। उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविष्य पर डाल दिए हैं और आज वो धीरे धीरे नजर के सामने दिखाई पड़ते हैं। उसने भूमि की उर्वरकता को कम किया है, लैंड की फर्टिलिटी को कम किया है, भूमि को प्रदूषित किया है, पानी को प्रदूषित किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग वाले अन्न के कारण मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि NCOL के जरिए जैविक उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे सदस्य किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में प्राकृतिक खेती का दायरा 50% तक बढ़ाने की जरूरत के साथ साथ
जैविक उत्पादों की देश दुनिया तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की संसद से लेकर सड़क तक कई मौकों पर सांसदों और मुख्यमंत्रियों को विवादित टिप्पणी करते हम सब ने सुना और देखा है। पुरुष सांसदों की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दिखाती है, लेकिन नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में परिवार नियोजन के मामले में अपने नए अध्ययन को जिस तरह सार्वजनिक किया, उससे पूरा देश भौचक्का रह गया है। राजनीतिक पार्टियों के नए नए तर्क और कुतर्क इस पूरे मामले में आधी आबादी को और शर्मसार कर रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू के सहयोगी तो बचाव में उतर आए हैं, वहीं इंडी गठबंधन के साथियों ने चुप्पी साध ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के सुशासन बाबू महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर एक बार फिर चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में महिलाओं की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देते समय नीतीश कुमार ने अश्लील भाषा का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ हर तरफ निंदा हुई, बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा के दौरान भी बिना उनका नाम लिए शर्म आने की नसीहत देते हुए इंडी अलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरे विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ इंडी अलायंस की चुप्पी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? मुख्यमंत्री के बयान के बाद विवाद बढ़ा। विधानसभा में महिला विधायकों ने उनका घेराव भी किया। विपक्षी सदस्यों के आक्रामक रुख को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ही माफी मांग ली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। माफी मांगता हूं, वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। हालांकि माफी मांगने के बाद भी बवाल नहीं थमा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हुआ था, वैसे ही नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए। कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था? अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। बीजेपी नीतीश कुमार के बयान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो सहयोगी दलों के नेता उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के बयान को बिहार को शर्मसार करने वाला बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है, तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ये और मर्यादित तरीके से रखा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा वो कतई सराहनीय नहीं है, और उन्हें एक उम्र का लिहाज करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए
इस बात को और मर्यादित तरीके से रखना चाहिए था। ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे हैं। तो चलने देना चाहिए, अपने पत्नी को खुद माफी मांगे हैं। उनका बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से कर। बहरहाल भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विवादित बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे, चर्चा होगी इसी पूरे मसले पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी भद्दी टिप्पणी पर माफी तो मांग ली है, लेकिन नीतीश कुमार की माफी नहीं है काफी। इसकी मांग न सिर्फ महिला आयोग बल्कि तमाम और महिला संगठन और महिलाएं कर रही हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा है। नीतीश की माफी नहीं है काफी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सुषमा साहू, फॉर्मर मेंबर NCW, अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले सुषमा साहू जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। हालांकि हम जानते हैं भारतीय राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जो इससे पहले कई तरह की भद्दी टिप्पणियां महिलाओं को लेकर कर चुके हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने वो तमाम सारी सीमाएं पार कर दी हैं, मर्यादाओं की, भद्रता की और खासकर महिला सम्मान की? रितु जी, एक कहावत बहुत चरितार्थ है और आज के परिप्रेक्ष्य में कि जब अंत समय आ जाता है स्वयं विवेक मर जाता है। तो ये नीतीश जी ने महिलाओं को भरी सदन में, जिन महिलाओं की आधी आबादी ने उनको शीर्ष पर, फर्श से अर्श पर बैठाने का उनका श्रेय है। आज उन महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले ये महानुभाव जो हमारे राज्य के मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, आज दुर्भाग्य है कि उन्होंने उसकी इज्जत को, मतलब कहते हैं कि शब्दों से उसकी इज्जत को लूटने का काम किया है। मैं जब सुन रही थी तो जैसे लग रहा था कि कोई मेरे माने शरीर से मेरा ही कपड़ा कोई खींच रहा। मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए हैं कि वो एक माँ की कोख से पैदा लिए हैं। वो माँ से जरूर जाकर के पूछते कि माँ, मुझे पैदा करने में तुमने क्या यत्न किया है। एक माँ के दर्द से पूछते कि 9 महीने में कोख में रखा है उसे, और उसके बाद बेटी तो है नहीं, पत्नी भी नहीं है, तो बेटी जिसके पास नहीं होती है और वो कह रहे हैं कि हम पाठशाला चला रहे हैं। महानुभाव किस मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। एक उक्ति उनके ऊपर और होती है कि कहते हैं ना कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते। तो इन्होंने जब तक एनडीए के साथ गठबंधन रखा, कभी भी आपने अमर्यादित भाषा या अमर्यादित व्यवहार का कभी भी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा। जी सुषमा जी, लेकिन जब से ये गठबंधन बना है हमेशा या तो कभी शिक्षा मंत्री का, कभी वहां के राजद के विधायकों का। सुषमा जी, सहयोगी पार्टी की दलील भी यही है कि ये सेक्स एजुकेशन के तौर पर इसको नीतीश कुमार जी बता रहे थे, विधानसभा में सबको समझा रहे थे। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी, हालांकि हम तीनों महिलाएं हैं, बेहद दुख की बात है जिस तरह की टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री ने की, नीतीश कुमार ने की, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जिस तरह की दलीलें, तर्क, कुतर्क दिए जा रहे हैं अब उसे सही ठहराने के लिए, वे और ज्यादा हैरान करने वाले हैं। हालांकि बात यह भी होनी चाहिए कि वो क्या मानसिकता है
जो सार्वजनिक तौर पर, मतलब पूरे सदन में जहां तमाम महिलाएं भी थीं, कैमरों ने देखा तमाम विधायकों को हंसते हुए, शायद वो कैमरे चूक गए कि उन महिलाओं के झुके हुए सर दिखाते, शर्मसार होते हुए, सर नीचे करे हुए। ठीक नीतीश कुमार के पीछे जो महिला बैठी थी वो एक बार अपने सिर पर ऐसे हाथ रख के बैठी हुई थी, तो वो भी शायद हम लोग को दृश्य देखने चाहिए थे कि उनके लिए कितना ज्यादा ये शर्म से झुक जाने वाली बात थी कि राज्य का मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात कह रहा हो। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक खास सोच भी है? देखिए ऋतु जी, बहुत ही गहरा और बहुत अहम सवाल है जिसपे मैं खुद कल से इस पे कई सारे लोगों के साथ जो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी मौजू पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सपोजिटली महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, उनके लिए कार्य करता है, हम बिहार में महिलाओं की स्थिति जानते हैं, वहां पर अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है तो जरा सोचिए आम मर्द की मानसिकता क्या हो सकती है। और मैं तो कहती हूँ, आप कह रही हैं कि उन महिलाओं की को दिखाना चाहिए, तो उन महिलाओं को तभी सदन से वॉकआउट करना था और वहीं पर अपनी जो उनका ऑब्जेक्शन था वो दर्ज कराना चाहिए था। कैसे उन्होंने इस बात को सुना कि पूरी महिला प्रजाति के ऊपर उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो उनके जो दूसरे गुट के नेता हैं वो कहते हैं कि ये तो सेक्स एजुकेशन है। आप, एक सवाल मेरा आपसे ऋतु जी है कि इस भाषा में, अभद्र भाषा में, क्रॉस लैंग्वेज में अगर कोई टीचर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे तो उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और दुनिया में उसको, समाज में कहीं पे कोई जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल तो अंबर जी, आप बहुत सही सवाल कर रही हैं। सवाल ये भी होना चाहिए, उस सदन में जितने पुरुष विधायक बैठे थे और जो हंस रहे थे, क्या वो अपने घर में अपनी बहुओं, अपनी बेटियों को इसी भाषा में समझाएंगे, सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ाएंगे, परिवार नियोजन का पाठ क्या पढ़ाएंगे? उनके हैंड जेस्चर्स आपने देखे थे, भाषा तो थी, उनकी हैंड जेस्चर्स, उससे पता चलता है कि असल में वो है क्या। अपनी असलियत उन्होंने दिखाई है। माफी मांगने से कभी भी इस बात को वो जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, इस बात की भरपाई कर ही नहीं पाएंगे जो उन्होंने कर दिया। अपनी असलियत दिखाइए कि महिलाओं के प्रति क्या सोच रहे हैं। सुषमा जी, ये मामला सिर्फ एक सदन में नीतीश कुमार के चंद मिनटों की अभद्र टिप्पणी या भद्दी टिप्पणी या उनके जो अध्ययन है पूरे परिवार नियोजन की, उनकी जो सोच है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। वो माफी मांग कर सिर्फ इससे बच नहीं सकते आज की तारीख में। ये बताता है कि क्या सोच महिलाओं के प्रति है। आखिर ये इस सोच का क्या दुरुपयोग तब नहीं होगा जब कानून व्यवस्थाओं में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात होगी। तो जब मुखिया ही इतना असंवेदनशील हो तो फिर बाकी व्यवस्था क्या करेगी। हम क्राइम को लेकर, सुषमा जी आप एनसीडब्ल्यू में सदस्य रही हैं, आप जानती हैं कि क्राइम को लेकर जब हम पुलिस में बात करते हैं, तमाम और संस्थाओं की बात करते हैं, संवेदनशील करने, सेंसिटिविटी लाने की बात करते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान। देखिए ऋतु जी, एक प्रश्न है, जिस समय वो भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे, पहले उन्होंने विधानसभा में ये बातें कही तो उसको बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं किए, लेकिन जब वो विधान परिषद में दोबारा जी, हाँ, विधान परिषद में गए और जिस समय उनका बॉडी लैंग्वेज था, आपने नोट किया होगा, जिस लहजे में और कितना आनंद लेकर के वो बोल रहे थे, पूरा बॉडी लैंग्वेज, और पीछे के सारे सदस्यगण, जिस समय लेसी सिंह पीछे बैठी हुई थी, एक महिला जो पूर्व अभी वर्तमान में मंत्री हैं, पहले तो वो झेपी, लेकिन बाद में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी सुन करके और ये वीडियो देख करके कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को असैसिनेट किया है। यहाँ पे कोई और बात नहीं है। मन के अंदर जो भाव थे वो भाव को उन्होंने दर्शाया है। और रही बात कि अगर आप सिर्फ आप कहते हैं कि महिला का रेप करने के बाद, और अगर आप माफी मांगते हैं महिला का दुपट्टा खींचने के बाद, महिला की साड़ी खींचने के बाद आप सिर्फ उससे माफी मांगते हैं, महिला को सरेआम बेइज्जत करने के बाद आप सिर्फ माफी मांगते हैं, तो कभी भी ये क्षम्य नहीं है। ये एक बेटी, क्योंकि आपके पास तो बेटी है नहीं। और मैं पूछना चाहती हूँ पूरे सदन के लोगों से जो अभी सरकार में बैठे हैं, वो अपनी बेटी और अपनी बहू को इसी तरह की सेक्स एजुकेशन अपने बंद कमरे में, क्योंकि वो एक बंद कमरा था, बंद कमरे में अपने सेक्स एजुकेशन अपनी बेटी और अपनी बहुओं को सिखाए, तब मैं जानूंगी कि उनके अंदर मर्दानगी है।
अंबर जैदी जी, क्या बड़ा सवाल ये नहीं है क्या राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार को, जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं, वो इंडी गठबंधन हो या तमाम वो पार्टियां जिसमें महिला नेत्रियां हैं, आखिर वो क्यों खामोश दिखाई दे रही हैं? इंडी गठबंधन के तमाम वो साथी जिसमें महिलाएं महिलाओं की गरिमा, अस्मिता, संवेदनशीलता पर बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आज वो खामोश क्यों दिखाई दे रही हैं? हमने देखा प्रधानमंत्री ने जिस एक तरह से, जिस गुस्से, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी रैली में बिना नाम लिए ये कहा कि इस भद्दी टिप्पणी के लिए उनको शर्मसार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का सम्मान नहीं है नीतीश कुमार में। एग्जैक्टली मैंने भी यही बात की कि ये बात नहीं है कि किसी के मुंह से ऐसे ही कोई अनजाने में या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात निकल गई। ये बात आराम से की गई है, उनके हैंड जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस मजे ले लेकर वो जिस तरह से अपनी मानसिकता का इजहार कर रहे थे महिलाओं के प्रति, वो माफी लायक तो है ही नहीं। लेकिन सवाल जो आपने किया है वहां पर, आप चाहे चलिए आप इंडी गठबंधन तो छोड़िए, मैं सोचती हूँ कि हर महिला को इसके खिलाफ आना चाहिए। गठबंधन के दायरे में ना बांधे, तमाम ऐसी महिला नेत्री हैं देश में, क्यों नहीं वो इस आवाज को बुलंद कर रही हैं कि नीतीश कुमार का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए अगर वो इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं सदन में? एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि जब भी हम महिलाओं के अधिकारों की कोई भी ऐसा मुद्दा देखते हैं, उस पर बहस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें पॉलिटिकल डिवाइड देख लेते हैं। सारी महिलाएं जो उस महिलाएं इनफैक्ट कोई रेप की घटना होती है उस पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जाता है। मैं कहती हूँ जब भी महिलाओं की बात आती है तो हमें एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में बढ़ रही है, वो इसलिए आगे उम्मीद हम उनसे कर रहे हैं कि वो आगे जाकर सदन में हमारे लिए आवाज उठाएंगी। अगर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल सदन में होता है, असेंबली के अंदर होता है, और महिलाएं वहां पर बैठकर सर झुकाकर बैठी रहती है, मर्द ठहाके लगाकर देखते रहते हैं, तो क्या हम अपने लॉ मेकर से उम्मीद करेंगे कि एक जो बेचारी गरीब माँ बाप की बेटी है, उस बच्ची के साथ अगर कोई इस ऐसी भाषा को सुनकर कुछ कर देता है तो वो तो कहेगा कि भाई मुख्यमंत्री तो बोल ही रहा था, इस तरह की बात करता है। तो जो बदमाश हुड़दंग बाज लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, उनको तो बड़ी छूट मिलेगी। उनको कितना इससे मनोबल, उनका साहस बढ़ेगा कि देखिए एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा रखता है। तो मुझे लगता है कि माफी लायक ये बात ही नहीं है। इससे माफी सार्वजनिक तौर पे मांगे तो भी मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। उनको तो राजनीति से खुद अब हट जाना चाहिए कि ऐसे लोग देश का नेतृत्व करने के, समाज का नेतृत्व करने लायक नहीं है जो महिलाओं के लिए इस तरह की सोच रखते हैं। और मुझे लगता है कि सभी दल की महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एंगल से माफी लायक है ही नहीं। सुषमा जी, आपकी पृष्ठभूमि बिहार की है। बिहार की महिलाओं के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने की बात हो रही है और देश की संसद में जब 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए हो चुकी है, इसके बाद जब एक विधानसभा में इस तरह की बात होती है तो ये क्या संदेश तमाम और एक तरह से न सिर्फ महिला समाज को दे रहा है बल्कि पुरुषों की उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है जो क्राइम में शामिल होती है, जो महिलाओं को अगर किसी क्षेत्र में न बढ़ने दे और महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी की जो बात होती है। देखिए, सिर्फ शब्दों की बात नहीं है ये, सिर्फ शब्दों और एक बयान की बात नहीं है। आपका मुखिया अगर इस सोच के साथ चल रहा है तो नीचे तमाम व्यवस्था, तमाम मंत्री, सभी विधायक इसी सोच के साथ होंगे। तो उस राज्य में महिलाएं क्या कभी बढ़ सकती हैं? रितु जी, एक बात यहाँ कहना चाहूंगी। और महिलाओं के शोषण को आप कैसे रोकेंगे? देखिए, ये घटना जब से घटी है और जब से ये वक्तव्य आया है, आप विश्वास नहीं करिएगा, सड़कों पे जब हम चल रहे हैं तो लोगों की जो टिप्पणियां चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा कहा, और इतनी अभद्रता, और लोग चटकारे ले रहे हैं इस बातों का कि मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो सड़क छाप जो बच्चे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि जिंदगी क्या है और रिश्ते क्या है, और इस तरह की जो घटनाएं पूरे बिहार में आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और शोषण और बलात्कार की घटनाएं, ये राजग गठबंधन में जो बढ़ा है, हत्या, अपहरण, डाउरी केसेस इतने बढ़ गए हैं, तो उनका मनोबल तो और बढ़ेगा कि जब मेरा मुखिया ही बिल्कुल सुषमा जी, ये मामला तो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि एक प्रोग्रेसिव समाज किस तरह से आगे बढ़े उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर नीतीश कुमार का ये पूरा बयान, उनकी सोच, उनकी टिप्पणी दिखाई देती है। एक बदलते हुए समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं जिसमें महिलाओं को हर क्षेत्र में मजबूत किया जा रहा है, उनको एक तरह से नौकरियों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की मानसिकता,
इस तरह की प्रवृत्ति अगर रहेगी समाज में तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। नीतीश कुमार का बहिष्कार या जो इस्तीफे की मांग हो रही है या माफी काफी नहीं है, ये जो मांगे हैं ये सिर्फ महिलाओं की नहीं है, माफ करिए, ये इस सभ्य समाज की मांग है और ये पूरा मामला यहाँ थमेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस पूरे मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। दिल्ली एनसीआर की दमघोटू हवा पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद फटकारों और सवालों का दौर जारी है। एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को 9 से 18 तारीख तक बंद कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को लेकर फिलहाल स्पष्टता नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की बैठक में दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। एनजीटी ने सवाल किया कि पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाया गया, क्या पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है, आदेश पर कोई अमल हुआ या नहीं। हालांकि एनजीटी के सवाल पर पंजाब सरकार ने भी उपयुक्त कदम उठाने की बात करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही, लेकिन एनजीटी ने पंजाब सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा, कदम तो बहुत दिन से उठाया जा रहा है, फिर भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। एनजीटी ने सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। एनजीटी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एनजीटी की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा है। इस पर एनजीटी ने सवाल किया कि क्या कल हालात आज से बेहतर होंगे। एनजीटी में मामले की सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। बुधवार को भी दिल्ली में लोगों को दमघोटू जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में तो AQI का स्तर 450 से ज्यादा देखा गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यानी 7 नवंबर की रात हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आनंद विहार में AQI का लेवल 999 पहुंच गया था। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर कड़े नियम बनाने का दावा कर रही है, बावजूद इसके लोगों को प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। जो आज प्रदूषण की स्थिति है पूरे उत्तर भारत की है, और जब तक ये पांचों राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से अपनी कार्य योजना को बनाने में और उस कार्य योजना को जमीनी हकीकत पहुंचाने में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना काफी कठिन काम है। इधर बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने में नाकाम रही है। कल शाम की रिपोर्ट है जो डाटा आईसीआर ने डाटा जारी किया है, 2,500 से ऊपर मामले आए हैं, जिसमें अकेले 2000 मामले सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में दमघोटू लोग इसको जी रहे हैं। बहरहाल लगातार 6 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में फैले प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद करने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक छुट्टियों को दिसंबर से जनवरी के बीच होने वाली शीतकालीन अवकाश के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
भारत और अमेरिका के बीच अगले 48 घंटे बाद होने वाली 2+2 वार्ता पर होगी विश्व की नजरें। दोनों देशों ने कई मौकों पर द्विपक्षीय एवं वैश्विक चिंताओं के साथ ही हिंद प्रशांत में जारी गतिविधियों पर अपने साझा दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखा है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में होनी है। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भाग लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए 10 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग को बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह वार्ता अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच हो रही है, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के बीच का संघर्ष भी जारी है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा रक्षा के क्षेत्र में को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है। उसके साथ ही अगले वर्ष भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्लिंकन अपनी तेल अवीव, जॉर्डन, टोक्यो और सियोल की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी अपने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। दोनों ही नेताओं के बीच जो बातचीत का दौर रहा है वो लगातार जारी रहा है और ऐसे में जब दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी तो यूएस इंडिया पार्टनरशिप का जो फ्यूचरिस्टिक विजन रखा गया है उस पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा सकती है। पिछले साल चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जहां वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन इस साल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 2 महीने पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मौजूद थे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। WIPO की रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से 34 लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 2022 में ही भारत से किए जाने वाले आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई है। दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2022 में पूरी दुनिया से 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए। अच्छी खबर यह है कि साल 2022 में भारत से किए गए आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई, जो दुनिया में इनोवेशन करने वाले देशों में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री ने WIPO रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत में पेटेंट आवेदनों में बढ़ोतरी हमारे युवाओं में नवाचार के प्रति उत्साह को दर्शाती है और आने वाले समय के लिए ये काफ़ी सकारात्मक है। दरअसल 2015 में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत के बाद नवाचार को लेकर युवाओं में वाकई काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। India has made significant progress in the Global Innovation Index. It is moved in the top 40 last year in 2022. This is a remarkable achievement, and particularly in the income category that India is in, it is amongst the top performing nations when it comes to Global Innovation Index. Global Innovation Index also demonstrates India's ability to not only innovate but also expedite the process
through which these innovations are documented. स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत पेटेंट दाखिल करने की लागत में सरकार ने 80% तक की कमी का ऐलान किया। सितंबर 2021 में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा फाइल किए गए पेटेंट पर भी शुल्क में 80% की कटौती की गई। साल 2016-17 में कुल 45,444 पेटेंट दाखिल किए गए, जबकि 2022 में संख्या 55,000 को भी पार कर गई है। 7 सालों के सफर में 1.14 लाख नए स्टार्टअप्स पैदा हुए और यूनिकॉर्न्स की संख्या शतक को पार कर गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 70% यूनिकॉर्न बीते 3 सालों में बने हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है। स्टार्टअप्स ने भी पेटेंट फाइलिंग की प्रक्रिया में आसानी को स्वीकार करते हुए सरकार का आभार जताया। We are converting sea water into drinkable water by solar energy. We are working on a solar thermal desalination. अभी जो ये पेटेंट फाइल करने का जो प्रोसेस है वो देख के बहुत लेंदी लगता है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे हमारे पास मेंटर करने के लिए FITT IIT दिल्ली है और अवर टीम है IIT रोपड़ में, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले एक एब्स्ट्रैक्ट फाइल करके उनको देते हैं कि ये हमारा नोवेल्टी है, इसको हम फाइल करना चाहते हैं और अपने इनोवेशन के इन एस्पेक्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। फिर वो उसके ऊपर एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं कि इस तरह से यू कैन बेसिकली आप अपने नोवेल्टी को ब्रॉडन तरीके से बचा सकते हो ताकि इसको कोई चोरी न कर पाए। WIPO की रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू पेटेंट सबसे ज्यादा भारत और चीन में फाइल किए गए, जबकि यूके, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने देश के बाहर सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए। 2022 में भारत ट्रेडमार्क फाइल करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा और 2022 में 29 लाख ट्रेडमार्क फाइल किए गए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। बांकुरा जिले में आज बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की हत्या कर दी गई। शुभदीप मिश्रा की लाश पेड़ से लटकती मिली। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्या के लिए राज्य में सत्तारूढ़ TMC को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की दुश्मनी के चलते TMC के गुंडों ने शुभदीप की हत्या की है। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब लोकपाल ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि उनकी शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए गए हैं। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल भ्रष्टाचार करने का आरोप है। दुबई में होने वाले द्विवार्षिक दुबई एयर शो की तैयारियां जोरों पर हैं। द्विवार्षिक एयर शो का आयोजन 13 से 17 नवंबर को होना है। एयर शो में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है। इस एयर शो में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हैं। मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। NIA 10 राज्यों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी और राजस्थान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही है। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है। इससे पहले भी एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में कई बार छापेमारी कर चुकी है।